नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की डेट है 11 जून 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के करंट अफेयर में जो हमारे आर्टिकल होने वाले हैं ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, उसके बारे में बात करेंगे। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है भारत में क्विक कॉमर्स के बारे में। क्विक कॉमर्स क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि भारत में गरीबी में कमी देखने को मिली है, जो पॉवर्टी होती है उसमें गिरावट देखने को मिली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है। उसके बाद में अगला जो आर्टिकल होगा वो भारत और मध्य एशिया पर अभी डिस्कशन हुआ, अभी संवाद हुआ है, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल होगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के बारे में होगा। उसके बाद में नेवा के बारे में बात करेंगे, नेवा क्या होता है, क्या यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो उम्मीद पोर्टल के बारे में होगा। एक उम्मीद नाम का पोर्टल बनाया गया, इससे रिलेटेड हमारा अगला आर्टिकल होने वाला है। उसके बाद में ब्रिक्स के पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे। ब्रिक्स का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो G7 ग्रुप के बारे में होगा। G7 ग्रुप क्या है, कौन कौन मेंबर हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में चिनाब रिवर पर एक पुल बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो अमीबा के बारे में होगा। ये क्यों न्यूज में है, क्या होता है अमीबा, इसके बारे में बात करेंगे। हमारा जो लास्ट आर्टिकल होने वाला है वो पांडे काल की शिलालेख। पांडे काल कहाँ था, साउथ में एक डायनेस्टी थी, उसके काल की एक शिलालेख मिली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो सिंपल सिंपल आर्टिकल है, ज़्यादा कोई उसमें लॉजिक साइंस नहीं है, ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक से डिस्कस करेंगे सिंपल भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या एमपीसी या मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ये चर्चा में क्यों आई है, एमपीसी है हमें सबको पता है, परंतु अभी ये चर्चा में क्यों है, अभी एमपीसी है वो चर्चा में क्यों आई, क्या कारण है। अभी एमपीसी के चर्चा में आने के पीछे कारण है आरबीआई ने कहा है कि अभी महंगाई है वो स्तर है, तो हम बाजार में क्या करेंगे, पैसों को जोड़ेंगे, यानी कि पैसे है वो बाजार में एक्स्ट्रा भेजेंगे। ऐसा आरबीआई ने एमपीसी कमेटी के दौरान घोषित किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें घोषित किया गया है कि बाजार में पैसों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि जो महंगाई है वो अभी सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए हम बाजार में और ज़्यादा पैसे भेजेंगे। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने अभी कहा है कि एमपीसी ने कहा है कि बाजार में एक्स्ट्रा पैसे भेजे जाएंगे, बाजार में एक्स्ट्रा पैसे भेजे जाएंगे, इस वजह से ये न्यूज़ में है। अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले क्या कहना चाहती है एमपीसी, एमपीसी किस प्रकार से बाजार में एक्स्ट्रा पैसे भेजती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। एक मैं अलग स्लाइड ले लेता हूं और इसमें आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, देखो आरबीआई एक्ट है ना, उसके तहत 2016 में आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया था। एक उर्जित पटेल कमेटी बनी थी। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इनके अध्यक्ष में एक कमेटी बनी थी। इन्होंने सिफारिश की कि एक एमपीसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए, जो ये तय करे कि गरीबी कितनी होनी, क्या बोलते हैं, महंगाई कितनी होनी चाहिए, कैसे उसको घटाया जाना चाहिए, कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, रेपो रेट क्या होगा, ये सब चीज़ों को तय करने के लिए एमपीसी की सलाह दी। किसने सलाह दी, उर्जित पटेल कमेटी ने सलाह दी। तो इनकी सलाह पर एक कमेटी बनाएगी, कब बनाएगी, 2016 में। 2016 में आरबीआई जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया, आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया और एक एमपीसी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी इसको एक टारगेट दिया गया, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई थी, इसको टारगेट दिया गया। क्या टारगेट दिया गया, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको एक ऐसा स्कूल का हेड रख दिया है, आपको एक स्कूल का हेडमास्टर बना दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे मानो स्कूल का हेडमास्टर बना दिया। आपको टारगेट दिया है कि आपका मेन टारगेट है स्कूल की बच्चों की जो फीस है ना वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2,000 से कम नहीं होनी चाहिए। आप स्कूल के बच्चों के मतलब एक स्कूल है उसके हेडमास्टर हो, आपको टारगेट दिया है
कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो फीस है वो 6,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2,000 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको टारगेट दिया है। अब आपका क्या काम है, फीस को इसके बीच में मैनेज करके रखना है। अगर फीस है वो 6,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो भी बच्चे फीस देंगे नहीं, ठीक है, बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। और फीस अगर 2,000 से कम होगी तो आपको पूरा नहीं पड़ेगा, आप अपनी स्कूल को कैसे चलाओगे। इसलिए आपको 6 से 2,000 के बीच में फीस रखनी है। ये स्कूल के हेडमास्टर को टारगेट दिया गया। इसी प्रकार से एक टारगेट दिया गया किसको, एक टारगेट दिया गया है एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक टारगेट दिया गया है। वेरी गुड मॉर्निंग निहारिका जी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी थी इसको एक टारगेट दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको टारगेट दिया गया भाई जो महंगाई होती है उसको 6 से 2% के बीच में रखनी है। यानी कि 5% हो सकती है, 4% रख सकते हो आप, 3% रख सकते हो, 2% रख सकते हो, 6% रख सकते हो। 6 से ज़्यादा मत रखो, 2 से कम मत रखो। ये टारगेट दिया गया किसको, एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दिया गया कि आपको महंगाई है वो 6 से 2% के बीच में रखनी है। या तो आप 2% रखो या 6% या इसके बीच में रखो, ना तो 6 से ज़्यादा रखनी है ना 2 से कम रखनी है। ये टारगेट किसको दिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब आप एक बात पूछोगे, आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये जो कह रहे हो कि 6 से ज़्यादा नहीं रखनी, ये बात तो ठीक है, महंगाई ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, परंतु आप एक बात और भी कह रहे हो कि 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। बट महंगाई कम हो ये तो अच्छी बात है, तो आरबीआई ऐसा क्यों बोल रही है कि 2%, ये एमपीसी ऐसा क्यों बोल रही है कि महंगाई 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है कि अगर महंगाई 2% से कम होगी ना, ये महंगाई 2% से कम कब होगी, जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। महंगाई कब बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है। कोई एक वस्तु है, मान लो कि ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन का खरीदार कितने, 10 खरीदार हैं और बेचने वाला एक ही है, तो ये फ़ोन की कीमतें बढ़ जाएगी। यहीं पर 10 फ़ोन हैं और ख़रीदने वाला एक है तो कीमतें घट जाएगी। तो महंगाई अगर कम हो जाएगी तो महंगाई कम कब होगी, जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी, लोगों के पास में पैसे नहीं होंगे, तभी जाके महंगाई कम होगी ना। तो अगर महंगाई 2% से कम हो रही है इसका मतलब है इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है। तो इकोनॉमी में ग्रोथ कौन बढ़ाएगा, एमपीसी है वो आरबीआई के द्वारा इसे प्रमोट करेगी कि आप है इकोनॉमी में ग्रोथ करो। इसलिए कहा गया कि महंगाई है वो 2 से 6% के बीच में रखनी है, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको टारगेट में दी गई। अब क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती है, किस प्रकार से महंगाई को नियंत्रित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं इस समय एमपीसी ने क्या किया है। जब हम चर्चा कर रहे हैं अभी वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने किस प्रकार से जो महंगाई है उसको कम होने के बाद में बाजार में पैसों को डाला है। तो ये क्या किया इसने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। अभी की बात करें तो अभी यार जो थी ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसने क्या किया, रेपो रेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करने वाले हैं। रेपो रेट इसके बारे में अभी जस्ट बात करेंगे। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, रेपो रेट में 1% कमी की है। रेपो रेट को 1% घटा दिया गया है। रेपो रेट जो था उसको 1% कम कर दिया गया है, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिस पॉइंट यानी कि परसेंटेज में बांटा जाता है। 0.25 बेसिस पॉइंट होता है, 0.50 बेसिस पॉइंट होता है, 75 और डायरेक्ट 100 का मतलब होता है 1%। यानी कि रेपो रेट में 1% कटौती की गई है। कब की गई, अभी रेपो रेट में 1% कटौती की गई है। ठीक है, किसने की कटौती, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आरबीआई को बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, एमपीसी ने कहा कि रेपो रेट को 1% कम कर दो। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट को 1% कम कर दिया गया है। इसके अलावा और क्या काम किया गया, इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसने जो रेपो रेट, सॉरी ये तो है रिवर्स रेपो रेट, सॉरी सीआरआर है, ये हम बात करें सीआरआर में 1% कमी की है। कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ठीक है, उसमें 1% कमी की है। जहां बात करते हैं रेपो रेट की तो उसे 0.25%। देखो दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है रेपो रेट को कितना कम किया है, 0.25%। रेपो रेट को 25% कम किया है, 0.25%, यानी कि 0.25% है वो रेपो रेट कम किया गया है। 0.25% रेपो रेट को कम किया गया है। और बात करें किसकी बात करें सीआरआर की, तो सीआरआर को 1% कम किया गया है। सीआरआर को 1% यानी कि 100 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। और बात करें रेपो रेट की तो रेपो रेट को 0.25% कम किया गया, यानी कि
25 बेसिस पॉइंट इसे कम किया गया है। दो शब्द आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने बात की है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कितना कम किया है, रेपो रेट को कम किया है कितना, 0.25%। रेपो रेट को 0.25% कहो या 0.25 बेसिस कहो, ठीक है। तो 25 बेसिस यानी कि 0.25% रेपो रेट कम किया गया है। सीआरआर को कितना किया, 100 बेसिस यानी कि 1% है वो सीआरआर को कम किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये किस प्रकार से बाजार में पैसों को बढ़ाती है या किस प्रकार से महंगाई को कम करती है, किस प्रकार से महंगाई को कम करती है, किस प्रकार से महंगाई को बढ़ाती है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है किस प्रकार से बाजार में पैसों को बढ़ाती है, किस प्रकार से महंगाई को कम करती है, किस प्रकार से पैसों को घटाती है, किस प्रकार से पैसों को घटाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पैसों को किस प्रकार से बढ़ाती है, पैसों को किस प्रकार से घटाती है, किस प्रकार से महंगाई को कम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जो एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, ये जो पैसों को बढ़ाना है, घटाना है, महंगाई को कम करना, ज़्यादा करना है, इसके लिए एक टूल का इस्तेमाल करती है। अलग अलग टूल होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेपो रेट होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है, गाड़ी को रोकनी होती है, इसके लिए ब्रेक होते हैं, रेस होती है, क्लच होता है, ये सारी चीज़ें होती है, गियर होता है। इसी प्रकार से आरबीआई को महंगाई को कम करना है, महंगाई को बढ़ाना होता है, इसके लिए आरबीआई के पास में कुछ टूल है। अब ये टूल कौन कौन से हैं, एक होता है रेपो रेट, ठीक है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, एक होता है सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो, ठीक है, उसके बाद में होता है एसएलआर, स्ट्रक्चरी लिक्विड रेशियो। इस प्रकार से आरबीआई के पास में अलग अलग टूल होते हैं। इन टूल का इस्तेमाल करके, ये जो टूल है ना, इसका इस्तेमाल करके जो एमपीसी है वो महंगाई को कम या ज़्यादा कर सकती है। या तो महंगाई इससे बढ़ जाएगी या इससे कम हो जाएगी। या ओपन मार्केट ऑपरेशन भी होता है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट, रेट का मतलब होता है दर। रेपो रेट होती क्या है, सोचो। मैं एग्जांपल देखिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पे है कौन, बैंक, यहाँ पे है आरबीआई, ये बैंक है, ये आरबीआई है। बैंक किससे पैसे उधार लेती है, बैंक पैसे उधार कहाँ से लेती है, जब आपको, ये आप इंसान हो, आपको पैसे उधार लेने होते हैं, आप कहाँ पे जाते हो, बैंक के पास में जाते हो। आपको पैसे उधार लेने होते हैं, आप कहाँ पर जाते हो, आप जाओगे बैंक के पास में। बैंकों को पैसे उधार लेने हो तो बैंक कहाँ जाएंगी, बैंक जाएगी आरबीआई के पास में। बैंक को जब भी पैसे उधार लेने होते हैं, बैंक जाती है आरबीआई के पास में। अब आरबीआई बैंक को जब पैसे उधार देती है, आरबीआई बैंक को जब पैसे उधार देती है तो एक रेट के तहत पैसे उधार देती है, एक उस पर ब्याज दर लगता है। आरबीआई बैंक को जब पैसे उधार देती है तो उस पर एक ब्याज दर लगता है। अब ये ब्याज दर कितना होगा, क्या होगा, ये तय किया जाता है रेपो रेट के अंतर्गत। यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरबीआई है वो बैंकों को पैसे देती है, यानी कि लोन देती है। इस लोन पे क्या लगता है, ब्याज दर लगता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट लगता है। अब ये इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वो रेपो रेट के तहत क्या तय होगा, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह रेट, यानी कि वह दर जिस दर के ऊपर आरबीआई है वो बैंकों को पैसे देती है, यानी कि वो रेट, वो ब्याज दर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई है वो बैंकों को लोन देती है। आरबीआई बैंकों को जो लोन दे रही है उस पर कितना ब्याज दर लगेगा, वो जो ब्याज दर है उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए दिया जाता है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कुछ समय के लिए लोन दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक लोन दिया जा रहा है, नहीं। रेपो रेट होता है उसे कुछ समय के लिए दिया जाता है, लंबे समय के लिए नहीं दिया जाता, कुछ समय के लिए दिया जाता है। इसके एवज में, मतलब आप कोई लोन ले रहे हो तो बदले में आपको कुछ गिरवी रखना होगा। तो जब बैंक होती है वो आरबीआई से लोन लेती है, इसके बदले में कुछ तो गिरवी रखेगी। तो बैंक क्या गिरवी रखती है, सरकारी, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं ना, सरकार की अलग अलग कंपनियां होती है, उनके जो बॉन्ड होते हैं ये बैंकों के पास पड़े रहते हैं, तो इस बॉन्ड को गिरवी रखती है। गिरवी किसके पास रखती है, आरबीआई के पास में। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ये बैंक है, ये आरबीआई है, और यहाँ पे एक इंसान है,
इंसान लोन कहाँ जाएगा? बैंक के पास में। बैंक लोन लेने के लिए कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास में। आरबीआई है वो बैंक को लोन देगी, लोन लेने पर एक ब्याज दर लगाएगी, लोन लेने पर एक ब्याज दर लगाएगी। अब ये ब्याज दर जो इस पे लग रहा है ना, ये जो ब्याज दर है आरबीआई के द्वारा बैंक को पैसे दिए जा रहे हैं, इस पे एक ब्याज दर लग रहा है, इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब ये इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये कौन तय करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करेगी। और ये जो इंटरेस्ट रेट है इससे ही क्या कहा जाता है? इसे ही रेपो रेट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट कौन सी रेट होती है? रेपो रेट वह रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई है वो बैंक को लोन देती है, ठीक है, आरबीआई है वो बैंक को लोन देती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए लोन दिया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिया जाता है, अल्प अवधि के लिए ये लोन दिया जाता है, ठीक है। साथ ही में इसमें गिरवी क्या रखा जाता है? सरकारी जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं, उनको गिरवी रखा जाता है। किसके पास गिरवी रखा जाता है? आरबीआई के पास गिरवी रखा जाता है। और इसके बदले में आरबीआई है वो ब्याज लेके बैंक को पैसे देती है। यहां तक बात समझ में आ गई? रेपो रेट क्या होता है ये चीज समझ में आ गई। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं कि रेपो रेट के द्वारा किस प्रकार से जो महंगाई है वो कम की जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। अभी आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये बैंक है, यहाँ पे आरबीआई है, और यहाँ पे इंसान है, ये लोन लेने आया है, ये इंसान है, ये भी लोन लेने आया है, ये इंसान है, ये भी लोन लेने आया है। लोन कहाँ पर लेने आया? बैंक के पास में। बैंक कहाँ पर लोन लेने गई है? वो आरबीआई के पास में। मान लीजिए आरबीआई है, ये बैंक को कितने रुपए दे रही है लोन? 100 रुपये लोन दे रही है। ब्याज कितना लगा रही है? 100 रुपये पे ब्याज लगा रही है 50 रुपये। यानी कि बैंक अगर 100 रुपये आरबीआई से लोन ले रही है, उस पर ब्याज कितना लग रहा है? 50 रुपये लग रहा है। अगर बैंक को इतना महंगा लोन मिलेगा, यानी कि 50 रुपये ब्याज दर पर बैंक को लोन मिलेगा आरबीआई से, तो क्या बैंक है वो आरबीआई को लोन देगी? मतलब बैंक है वो आरबीआई से लोन नहीं लेगी, क्योंकि इतना एक तो महंगा लोन मिल रहा है। 100 रुपये पे 50 रुपये ब्याज दर है। मान लीजिए बैंक ने आरबीआई से लोन ले भी लिया, मान लेते हैं कंडीशन में कि बैंक ने आरबीआई से लोन ले लिया है। अब आरबीआई ने बैंक को कितने रुपए ब्याज दिया है? 100 रुपये पे 50 रुपये ब्याज लगाया है। मतलब ऐसे आप मत सोचना, ऐसा पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 रुपये पे 50 रुपये ब्याज दे के भी बैंक ने आरबीआई से लोन लिया है। अब बैंक किसको लोन देती है? बैंक पैसे कैसे कमाएगी? बैंक पैसे कमाती है लोगों को लोन देकर। लोग बैंकों से पैसे ले जाते हैं, इसके बदले में ब्याज देते हैं, इससे बैंक है वो पैसे कमाती है। परंतु बैंक है ना 100 रुपये पर 50 रुपये ब्याज देके आरबीआई से पैसे ले रही है। अब लोगों को कितने रुपए में पैसे देगी? लोग जब बैंक के पास में जाएंगे कि भाई हमें है ना लोन चाहिए, तो बैंक बोलेगी हाँ हम पैसे तो दे देंगे, हम लोन तो आपको दे देंगे, परंतु लोन पे जो ब्याज दर लगेगा वो 60 रुपये लगेगा, क्योंकि 50 रुपये तो हम आरबीआई को दे रहे हैं, तो आपसे हम 60 रुपये लेंगे। तो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, यहाँ पे लोग गधे तो है नहीं। बैंक ने पैसे ले लिए, पर लोग तो इतने बेवकूफ़ नहीं कि 60 रुपये ब्याज दे के भी बैंक से पैसे ले लेंगे। तो लोग है ना बैंक से पैसे लेना बंद कर देंगे, भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जो बाढ़ में, हम तो गरीबी ठीक है। अब ये है लोग हैं, ये बैंक से पैसे उधार ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बैंक में ब्याज दर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ये उधार नहीं ले पाने हैं। इसका मतलब ये जो बंदा था ना, ये एक कंपनी खोलने वाला था, कंपनी खोलने के लिए ये लोन ले रहा था, परंतु इसको लोन बहुत महंगा मिला, इसलिए इसने लोन नहीं लिया। अब ये लोन नहीं लेगा तो ये कंपनी नहीं खोलेगा, कंपनी नहीं खोलेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, और लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो लोग खरीदारी नहीं करेगी, लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो गरीबी बढ़ जाएगी, मतलब खरीदी नहीं करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, साथ ही साथ में हो सकता है महंगाई भी कम हो जाए। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये है बैंक, ये है आरबीआई, और ये है लोग। लोग पैसे लेने के लिए कहाँ गए? बैंक के पास में। बैंक पैसे लेने के लिए कहाँ गए? आरबीआई के पास में। आरबीआई को लगा था कि मार्केट में है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत भयंकर महंगाई है, ठीक है, लोग है ना बहुत, मतलब चाय है तो 200 रुपये किलो मिल रही है, मतलब चीनी है वो 200 रुपये किलो मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब आरबीआई ने क्या किया कि भाई महंगाई को कम करना है। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट कितना कर दिया? रेपो रेट को कर दिया, मतलब 100 रुपये लोन लेना है तो आप पर 50 रुपये का ब्याज लगा दिया, यानी कि रेपो रेट बहुत भयंकर महंगा कर दिया। प्रैक्टिकल बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। 100 ये 50 रुपये है वो ब्याज लगा दिया। अब बैंक है उसको इतना भयंकर, इतना ज़्यादा रुपये में महंगा, मतलब बहुत महंगा है वो लोन मिल रहा है, बैंक को बहुत महंगा लोन मिल रहा है। तो बैंक को अगर कमाई करनी है तो उसको 60 रुपये लेना होगा या 70 लेना होगा, मतलब 50 से ज़्यादा ही रुपये लेने होंगे। तो बैंक है वो भी जो लोगों को है वो ज़्यादा महंगा लोन देगी। अब लोगों को जब महंगा लोन मिलेगा तो या तो लोग क्या करेंगे?
लोन लेंगे ही नहीं। लोन लेंगे और कंपनी बनाएंगे तो चीज़ों की प्राइस है वो बढ़ा देंगे। तो आरबीआई को अगर महंगाई कम करनी है तो वो क्या कर सकती है, लोन को महंगा कर दिया, लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको महंगी कर दी। महंगी होने से क्या होगी, बैंक है वो लोन आरबीआई से ले नहीं पाएगा। बैंक अगर आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगी तो लोग हैं वो बैंकों से लोन नहीं ले पाएंगे। और लोग अगर बैंकों से लोन नहीं ले पाएंगे इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। महंगाई कैसे कम की, महंगाई कम करने के लिए क्या किया गया, लोगों के पास जो पैसे थे उन पैसों को कम कर दिया गया। मानो कि यहाँ पे 10 जने खड़े हैं, ए बी सी डी, ये 4 जने खड़े हैं। इनके पास में चीज़ खरीदने के लिए एक ही है, ये ए नाम की एक चीज़ है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, डिमांड है, डिमांड है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। आरबीआई ने क्या किया, इनके पास जो पैसे थे ना वो पैसे ही खत्म कर दिए। इनके पास जो पैसे थे वो पैसे ही कम कर दिए। अब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये ले नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो जाएगी। तो किस प्रकार से आरबीआई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से महंगाई को कम करती है। बात समझ में आएगी, महंगाई को किस प्रकार से आरबीआई द्वारा कम की जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से। तो आरबीआई जिसका उपयोग करता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो रेपो रेट जो होता है इसे पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। ये जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट, इसे पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। अब ये पॉलिसी रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी होती है ना वो महंगाई कम करने के लिए पहला सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। जो पहला टूल है वो यूज में लिया जाता है वो रेपो रेट ही होता है। और भी बहुत सारे टूल है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, रेपो रेट को सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। तो आरबीआई है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो किस टूल का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है महंगाई को कम करने के लिए या महंगाई को बढ़ाने के लिए, तो उसमें रेपो रेट का उपयोग किया जाता है। इसलिए रेपो रेट को है वो पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, रेपो रेट आपको समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया। महंगाई को रेपो रेट के माध्यम से किस प्रकार से कम किया जाता है वो चीज़ भी समझ में आ गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप। रेपो रेट समझ में आया कि नहीं आया? CG UK, थैंक यू सो मच। रेपो रेट समझ में आ गया, एक बार बताओ तो यस। नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। आ गया तो यस करो, आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट वह रेट है जिस रेट पर आरबीआई है वो बैंक को लोन देती है या बैंक है वो आरबीआई से लोन लेती है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, जिससे बैंक लोन लेती है। रेपो रेट के माध्यम से गरीबी को कम या ज़्यादा यानी कि महंगाई को, रेपो रेट एक बार रिपीट करो। ओके, मैं रेपो रेट फिर से बता देता हूँ। रेपो रेट यानी कि आप किसी से भी लोन लेते हो। एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी व्यक्ति से लोन लेने गए, लिए ए नाम का व्यक्ति है, आप उससे गए कि भाई मेरे को लोन चाहिए। अब ए नाम का व्यक्ति है वो आपको लोन यानी कि पैसे तो दे देगा, परंतु एक शर्त लगाएगा कि भाई बदले में मेरे को है ना ब्याज दर चाहिए। अब ये जो ब्याज दर लग रहा है ना, इसे क्या कहा जा रहा है, इसे रेपो रेट कहा जा रहा है। अब ये व्यक्ति को छोड़ो, यहाँ पे क्या आ जाएगी, व्यक्ति की जगह आ जाएगी आरबीआई और आपकी जगह आ जाएगी बैंक। बैंक जब आरबीआई से पैसे लेने जाती है उसके बदले में आरबीआई है उस पर ब्याज दर लगाती है। अब इस ब्याज दर को क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। बैंक जब आरबीआई को पैसे दे रही है, ये पूरी बात सुनना, आरबीआई को पैसे दे रही है, सॉरी आरबीआई जब बैंक को पैसे दे रही है, आरबीआई जब बैंक को पैसे दे रही है बदले में इस पे क्या लगा रही है, ब्याज दर लगा रही है। इस ब्याज दर को क्या कहा जा रहा है, रेपो रेट कहा जा रहा है। ये जो लोन होता है ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है। यूपीएससी प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये जो रेपो रेट होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, ये जो रेपो रेट होता है उसके बदले में जो गिरवी रखा जाता है वो सरकारी बॉन्ड होता है। सरकारी कंपनियों के जो बॉन्ड होते हैं उनको गिरवी रखा जाता है। अब यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, महंगाई को कम करना है, महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट को आरबीआई है वो बढ़ाएगी या कम करेगी। आप मेरे को जवाब दो। अगर महंगाई को कम करना है तो आरबीआई यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रेपो रेट को बढ़ाएगी या कम करेगी। महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट बढ़ेगा या कम होगा, महंगाई को कम करना। ध्यान से सोचना, महंगाई को हम यहाँ कम कर रहे हैं, महंगाई को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट में जो पैसे हैं वो कम होने चाहिए। मार्केट में जो पैसे हैं वो कम होने चाहिए। मार्केट में पैसे कम कैसे होंगे, जब रेपो रेट बढ़ जाएगा। तो आरबीआई को अगर महंगाई को कम करना है
तो वो रेपो रेट बढ़ा देगी। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है और आगे भी पूछ सकती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगी, ऐसे नहीं पूछेगी रेपो रेट क्या होता है। आरबीआई यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि रेपो रेट को कम करने के लिए, अरे महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। तो आप कहोगे अगर महंगाई को कम करना है तो रेपो रेट बढ़ेगा, महंगाई को कम करना है रेपो रेट बढ़ेगा, महंगाई को बढ़ाना है तो रेपो रेट कम किया जाएगा। ये भी समझा देता हूं कि महंगाई को बढ़ती कैसे है। हमने बात की थी कि रेपो रेट है वो 100 रुपये पे 50 रुपये ब्याज लग रहे हैं। अगर यही ब्याज 100 रुपये पे 1 रुपये लगने लग जाए, यानी कि 1000 रुपये पे 1 रुपये लग जाए, ये बैंक है, ये आरबीआई है। आरबीआई वो बैंक को लोन दे रही है, पहले दे रही थी 100 पे 50 रुपये ब्याज ले रही थी, परंतु अब क्या कर दिया है 100 पे केवल 1 रुपया ही ब्याज ले रही है। 100 रुपये पर 1 रुपये ब्याज ले रही है, तो बैंक है वो ज़्यादा पैसे लेगी आरबीआई से। बैंक ज़्यादा पैसे लेगी तो लोगों को भी सस्ते लोन पर, मतलब अब क्या करेगी, ये 1000 पर 2 रुपये ब्याज लेगी। आप 10 में हो तो फिर आपके काम का तो शायद नहीं हो, आगे तैयारी करनी है यूपीएससी की तो उसमें काम आ सकता है। 10th में तो शायद अभी काम नहीं आएगा आपके। तो बैंक है वो 1000 रुपये पे 2 रुपये ब्याज दे रही है लोगों को, तो लोगों को अगर सस्ते लोन मिल रहे हैं तो लोग और ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो इससे ग्रोथ बढ़ेगी। तो आरबीआई को जब इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ानी हो, जब ग्रोथ रेट बढ़ानी हो, जीडीपी बढ़ानी हो, तब क्या करती है आरबीआई, ये जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट को कम कर देती है। जब ग्रोथ रेट बढ़ानी होती है, महंगाई नियंत्रण में होती है, ठीक है, तब क्या करती है आरबीआई होती है वो इसको बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देती है, रेपो रेट को कम कर देती है। रेपो रेट कम हुआ मतलब ग्रोथ रेट बढ़ेगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई वो कम होगी। चीजें समझ में आ गई, रेपो रेट क्लियरली समझ में आ गया। महंगाई को किस प्रकार से रेपो रेट से कम किया जा रहा है, रेपो रेट को बढ़ाकर या घटाकर। अगर रेपो रेट बढ़ेगा महंगाई है वो कम हो जाएगी, रेपो रेट घटेगा महंगाई बढ़ेगी। अगर जीडीपी बढ़ानी है तो रेपो रेट को कम करना होगा, अगर जीडीपी को कम करना है तो रेपो रेट को घटाना होगा। अगर जीडीपी कम करनी है, रेपो रेट को बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ जाएगा जीडीपी कम हो जाएगी। महंगाई और जीडीपी सेम ही है, महंगाई बढ़ेगी तो जीडीपी कम होगी, महंगाई जीडीपी को सेम ही मान लो। इस प्रकार से ये पूरा रेपो रेट का था। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, रेपो रेट क्लियर हो गया। रेपो रेट क्लियर हो गया तो हम बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट, अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी हमने बात की थी, ये बैंक है, ये आरबीआई है। आरबीआई है वो बैंक को लोन दे रही है, बदले में क्या कर रही है, ब्याज ले रही है। आरबीआई बैंक को लोन दे रही है, इसके बदले में क्या कर रही है, ब्याज ले रही है। यानी कि लोन मतलब जो भी है आप किसी से पैसे ले रहे हो उसके बदले में ब्याज लेगा। इसी प्रकार से आरबीआई है वो बैंकों को लोन दे रही थी, बदले में इस पे क्या ले रही थी, ब्याज ले रही थी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल के अंदर कोई देश है उसमें कितनी चीजें हैं वो उत्पादित किए जा रही है, कितनी चीजें वो बनाई जा रही है, वो जीडीपी होती है। भारत के अंदर एक साल में कितनी चीजें बनाई जा रही है उसे जीडीपी कहा जाता है। इसमें और अलग अलग टर्म्स होते हैं, इसे काउंट करने के लिए भी अलग अलग चीजें होती है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। बाकी जीडीपी का सिंपल मतलब यही होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, अब है ना आरबीआई बैंक को मैं अच्छे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आरबीआई का मतलब आप मान लेना यहाँ पे ये आरबीआई है, यहाँ पे ये बैंक है। पहले हमने देखा था आरबीआई बैंक को लोन दे रही है, इसके बदले में क्या ले रही है, ब्याज ले रही है। इस ब्याज को हमने क्या कहा था, रेपो रेट कहता है। इस ब्याज को क्या कहा गया, रेपो रेट कहा गया। अब आरबीआई क्या कह रही है कि भाई बैंकों के पास में बहुत ज्यादा पैसे पड़े हैं, ठीक है, महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आप क्लास ही मत लो, इससे अच्छा आपको जीडीपी नहीं पता। अच्छा आप बता दीजिए जीडीपी का, मेरे को नहीं पता तो आप बता दीजिए जीडीपी क्या होती है, बताइए क्या होती है जीडीपी। यार ऐसी बात थोड़ी किसी को बोल सकते हैं कि इनको नहीं पता। भाई साहब प्लीज ऐसे मत बोला करो यार, उनको नहीं, किसी को नहीं होता नहीं होता यार, ऐसे प्लीज मत बोला करो। ये एडवोकेट भाई प्लीज मत बोला करो यार, उनको हर किसी को नहीं पता होता है ना। इस रिक्वेस्ट यार देखो,
हो सकता है पता हो ना होता हो, पर कई जनों को नहीं आइडिया होता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मतलब नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई लोगों को है ना नहीं हो रहा आइडिया। ऐसे डिमोटिवेट मत किया करो यार। नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो सर। और उनका भी यही मतलब नहीं था, ये जो एडवोकेट जी थी इनका कहने का मतलब ये भी नहीं था। उन्होंने हम्बल ऐसे रिक्वेस्ट में पूछा है, ये इनका ऐसे वो टोन नेगेटिव था, बाकी इनका कहने का मतलब ये नहीं था। ऐसे मत करो यार, कोई आपस में चिल रहो, इन्जॉय करो, है ना। कई चीज़ें पता होती कहीं नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं, चिल मूड में रहा करो, इन्जॉय करो यार। ठीक है, अपन बात करते पढ़ाई की। तो हम कर रहे थे बात है, नहीं अरे मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया, पर वो यार कईयों को नहीं पता है, यार कईयों को नहीं पता है भैया। छोड़ो यार, ऐसे चिल मोड, इन्जॉय इन्जॉय इन्जॉय। ठीक है, हम बात कर रहे थे रेपो रेट क्या था। बैंक है वो आरबीआई से लोन ले रही थी। सर आप प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। आरबीआई है वो बैंक को लोन दे रही थी, ठीक है। उसे क्या कहा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था रेपो रेट। आरबीआई बैंक को लोन दे रही थी, उसे रेपो रेट कहा जा रहा था। परंतु अभी क्या हुआ है, अभी ये जो बैंक है ना, बैंकों के पास पैसे बहुत ज्यादा पड़े थे। अभी बैंक है वो आरबीआई से ले नहीं रही थी, ऑटोमेटिक लोगों को पैसे दिए जा रही थी। इससे महंगाई है वो बढ़ती जा रही थी, इससे महंगाई बढ़ती जा रही थी। क्यों महंगाई बढ़ रही थी, बिकॉज कि बैंक के पास पैसे ऑलरेडी पड़े थे और बैंक है वो सस्ते रेट पर लोगों को लोन दे रही थी। बट आरबीआई को क्या लगा कि भाई ऐसे तो बैंक मान ही नहीं रही है, किसको पैसे दिए जा रही है, लोगों को, हमारी परमिशन के बिना। मतलब हम हमारे पास से रेपो रेट तो ले नहीं रही, हमारे पास तो लोन ले नहीं रही, ऑटोमेटिक बैंकों के पास पहले से बहुत ज्यादा पैसे पड़े और वो लोगों को दिए जा रही है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बैंकों के पास पैसे ज्यादा थे तो लोगों के पास पैसे ज्यादा दे दी गई, लोगों के पास पैसे ज्यादा गए तो बैंक महंगाई बढ़ गई। क्योंकि बैंक को भी तो पैसे कमाने हैं, बैंक को पैसे कमाने तो वो लोन देगी, लोन देगी तो लोगों के पास पैसे गई, लोगों के पास पैसे गई तो महंगाई बढ़ गई। अब आरबीआई से तो पैसे लिए ही नहीं, बैंकों के पास पहले से पैसे पड़े थे, तो अब आरबीआई है वो महंगाई को कम कैसे करे। अगर रेपो रेट को बढ़ाती, जब बैंक है वो आरबीआई से लोन लेती, जब मैं आपके पास पैसे लेने आऊं कि भाई साहब मेरे को आप पैसे दे दो, तब आप मेरे को बोल दे तो नहीं ब्याज दर ज्यादा लगेगा। परंतु मैं आपके पास पैसे लेने आऊं ही नहीं तो आप मेरे पे क्या कर लोगे, ब्याज दर ज्यादा लगाओगे। पर मैं आपके पास आऊंगा तो ब्याज दर ज्यादा लगाओगे ना। मैं आपके पास पैसे लेने ही नहीं आ रहा हूं, मेरे पास ऑटोमेटिकली पहले से पैसे ज्यादा पड़े हैं, तो वो क्या करेगी भाई, तो आरबीआई अब तो कुछ नहीं कर सकती। अब आरबीआई यहां पे क्या करेगी, आरबीआई बैंक को बोलेगी कि सर आप है ना लोगों को 1,000 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगाकर पैसे दे रहे हो, एक काम करो मेरे को पैसे दे दो, मैं 1,000 पे 3 रुपए ब्याज दर दे दूंगी। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो जो व्यक्ति वो आप है, आपके पास में एक मैं लोन लेने आता हूं, एक और व्यक्ति है वो लोन लेने आता है, ठीक है। अब पहले आप है वो इसको लोन दे रहे थे, आप इसको लोन दे रहे थे, इसको बोल रहे थे कि भाई तू 1,000 रुपए ले जा, 2 रुपए उस पर ब्याज दे देना। फिर आपके पास में मैं आया, मैंने बोला सर आप ऐसे मत करो, इसको लोन मत दे दो, आप लोन मेरे को दो, मैं आपको 1,000 रुपए पर 3 रुपए लोन दूंगा, ठीक है। 1,000 रुपए पे 1,000 रुपए आप मेरे को लोन दोगे तो इसके बदले में आपको 3 रुपए है वो ब्याज दूंगा। अब आपको क्या लगेगा, भाई ये तो सही कह रहा है, ये मेरे को 3 रुपए ब्याज दे रहा है, इसका मतलब मेरा बेनिफिट है इसको रुपए देने में, मतलब मैं इसको पैसे दूंगा लोन में तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट है। सेम बैंक के साथ हो रहा है, बैंक पहले लोगों को दे रही थी 2 रुपए के ब्याज में, तो बैंक को आरबीआई ने बोला तू है ना लोगों को पैसे मत दे, तू पैसे मेरे को दे, मैं बदले में तेरे को ज्यादा ब्याज दर दूंगी। अगर आरबीआई ज्यादा दे रही है तो बैंक अब पैसे किसको देगी, बैंक पैसे वो आरबीआई को देगी। आरबीआई को वैसे पैसों की जरूरत नहीं है, आरबीआई को महंगाई कम करनी है, इस वजह से आरबीआई वो बैंक से पैसे ले रही है। तो अब अगर बैंकों के पैसे आरबीआई के पास आ गए तो ऑटोमेटिक महंगाई कम हो गई ना। बैंक के पास पैसे नहीं, इसका मतलब लोगों के पास पैसे नहीं, और लोगों के पास पैसे नहीं इसका मतलब महंगाई ऑटोमेटिक कम हो गई। तो हमारे पास में 2 टूल हो गए, एक हो गया रेपो रेट, एक हो गया रिवर्स रेपो रेट। 2 टूल हो गए, महंगाई को कम करना है, महंगाई को कम करना मतलब रेपो रेट बढ़ा दो तो महंगाई कम हो जाएगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो तो महंगाई कम हो जाएगी। रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसे कम होंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे, और बैंकों के पास पैसे कम है इसका मतलब लोगों के पास पैसे कम है, और लोगों के पास पैसे कम है इसका मतलब महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो रेपो रेट समझ में आ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। परंतु ज्यादा यूज किया जाता है रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का बहुत कम उपयोग किया जाता है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CRR, केस रिजर्व रेशियो। अब यहां पे फिर से आ जाती है, एक बैंक है एक है आरबीआई। ये टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच जा रहा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक बैंक है एक आरबीआई है। अब
कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो CRR, CRR का मतलब होता है बैंक है वो अपने पैसे है वो एक एग्रीमेंट बना हुआ, एक ऐसे आरबीआई का जो एक्ट है उसमें ऐसा लिखा गया है कि बैंकों को अपने पैसे है वो आरबीआई में जमा करवाने होंगे। बैंकों को अपने पैसे है वो कैश के रूप में, नकद के रूप में, मतलब यहाँ पे 1000 रुपये थे बैंक के पास में, 1000 में से कुछ रुपए हैं, मान लो 5 रुपये, 4 रुपये, ऐसे मान लो 3 रुपये, कुछ भी मान लो, ये जो 4 रुपये हैं वो बैंक ने, ये जो 1000 रुपये थे, ये 1000 में से, ऐसे अच्छे टर्म में लेता हूँ आपको समझ में और अच्छे से आएंगे। बैंक के पास में 1000 रुपये थे, इस 1000 में से आरबीआई ने बोला कि आप है ना 100 रुपये हमारे पास में जमा करवाओ, वो भी किस रूप में? कैश के रूप में। बैंक के पास में 1000 रुपये थे, आरबीआई ने कहा आप 1000 में से 100 रुपये है वो हमारे पास जमा करवाओ, ये 1000 रुपये होंगे, ये कैश के रूप में, कैश मतलब नकद रूप में, कहाँ जमा करवाने? आरबीआई के अंदर जमा करवाने हैं। इसके बदले में आरबीआई न तो बैंक को कोई ब्याज देगी, इसके बदले में आरबीआई बैंक को न तो कोई ब्याज देगी, कुछ भी देगी, ना है बैंक के पैसे इन्वेस्ट होंगे, तो बैंक को इस 100 रुपये का कोई फायदा नहीं है। अब ये 100 रुपये है वो आरबीआई में क्यों रखने होते हैं? क्योंकि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें क्या हो जाता है कि बैंक है वो उसके बाद पैसे ही नहीं बचे, बैंक के बैंकरप्ट हो जाए, वो लोग है वो बैंक के पास में पैसे मांगने के लिए आ जाए कि भाई हमारे पैसे है वो वापस दो, आप पर हमें भरोसा नहीं है, आप हो सकता है बैंकरप्ट हो सकते हो। अब बैंक के पास पैसे ही नहीं है तो बैंक क्या करेगी? तो आरबीआई इस 100 रुपये का उपयोग करके लोगों जो पैसे हैं वो चुका सकती है। अर्जेंट में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो इस 100 रुपये का उपयोग करके लोगों के जो एकदम लोग भाग के आ रहे हैं तो उनकी हेल्प की जा सकती है। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बैंक है, आरबीआई है, बैंक के पास में 1000 रुपये हैं, ठीक है, तो बैंक को कहा गया, किसने कहा? आरबीआई ने, 100 रुपये आप हमारे पास रखो। 100 रुपये किस रूप में रखने? कैश के रूप में रखने। इसके बदले में आपको ना तो कोई ब्याज मिलेगा, ना आपके पैसे कोई इन्वेस्ट हो रहे हैं, मतलब आपके 100 रुपये फर्जी यहाँ पे रखने ही रखने हैं, कुछ भी करो परंतु आपको 100 रुपये यहाँ पे रखने हैं। अब ये जो 100 रुपये यहाँ पे रखना है, इसका मतलब है बैंक के पास में अब रुपये कितने बचे? 900 रुपये बचे। 100 रुपये यहाँ चले गए, अब बैंक के पास में 900 रुपये बचे। इसका मतलब है कि बैंक के पास में लोन देने के लिए पैसे है वो कम हो गए। यहाँ पे 100 रुपये रख दिए तो बैंक के पास में लोन देने के लिए पैसे कम हो गए। अगर बैंक के पास में लोन देने के लिए पैसे कम है, इसका मतलब है कि महंगाई कम होगी। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई को जब जब महंगाई को कम करना होगा, सीआरआर को बढ़ा दो। अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक के पास में पैसे कम बचेंगे, और बैंक के पास में पैसे कम बचेंगे मतलब बैंक के लोन कम देगी, बैंक लोन कम देगी मतलब महंगाई वो कम हो जाएगी। तो आरबीआई है वो सीआरआर को घटाकर या बढ़ाकर महंगाई को घटा भी सकती है, महंगाई को बढ़ा भी सकती है। तो सीआरआर आपको समझ में आ गया। सीआरआर के कुछ शब्द याद रखना। सीआरआर है वो कैश के रूप में जमा किया जा सकता है, पहली चीज याद रखना। साथ ही साथ में सीआरआर है वो कैश के रूप में जमा किया जा सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना, सीआरआर पे कोई ब्याज दर नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और सीआरआर जमा कहाँ किया करना होगा? आरबीआई में जमा करना होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सीआरआर से रिलेटेड। तो हमारे पास में 3 पॉइंट हो गए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर, ये 3 हो गए। रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है कि महंगाई को बढ़ाना घटाना है तो रेपो रेट को घटा या बढ़ा सकते हो। महंगाई को बढ़ाना है इसका मतलब है रेपो रेट को कम कर दो, महंगाई को कम करना है इसका मतलब रेपो रेट बढ़ा दो। सेम सीआरआर के साथ होता है, सेम इसके साथ में आरआर के साथ में होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। रेपो रेट समझ में आ गया, सीआरआर समझ में आ गया और रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको यहाँ पे? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। नेक्स्ट होता है एसएलआर। नेक्स्ट वर्ड है एसएलआर, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का मतलब होता है स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके हिंदी में शब्द क्या होते हैं? कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम में आपको हिंदी के शब्द याद रहेंगे ही नहीं, आप बस एसएलआर याद रखना, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। इसे वैधानिक तरलता दर कहा जाता है, परंतु हिंदी वाला शब्द याद रहेगा नहीं तो इंग्लिश वाला ही याद रख लो। ठीक है। तो इंग्लिश में शब्द क्या है? स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, और हिंदी में होता है वैधानिक तरलता दर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बात करते एसएलआर होता क्या है, फिर से आ जाते हैं। बैंक और आरबीआई, पहले हमने बात की थी सीआरआर में कि बैंक को अपने कुछ रुपए हैं वो कहाँ जमा करवाने हैं? आरबीआई के अंदर में। बैंक को अपने कुछ रुपए कहाँ जमा करवाने हैं? आरबीआई के रूप में। उस पर कोई ब्याज दर नहीं जमा मिलता है, वो नकद के रूप में जमा करने होते हैं। ठीक है, वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं होते। परंतु एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर बैंक है वो अपने रुपए है वो
आरबीआई में जमा कर, आरबीआई मतलब ये इसके खुद के पास में रखती है, ऐसे आरबीआई के अंदर नहीं जाती है। ये जो नकद में रखते हैं वो तो आरबीआई के पास जमा करना होता है, बट जो एसएलआर होता है आरबीआई बैंक होती है अपने पास। ये कैसा, मान लो ये बैंक है, उसके अंदर एक कमरा है, उस कमरे में रख दिए पैसे, ये किस में रखे, एसएलआर के रूप में रखे। हालांकि अकाउंटिंग ही होती है, वैसे थोड़ा ही कि भाई कोई कमरा अलग से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अकाउंटिंग में होता है, सारी चीजें होती है वो अकाउंटिंग में ही होती है, ठीक है, उसमें कोई फालतू चीजें नहीं होती है। तो ये एसएलआर, यहाँ पे एसएलआर है वो रख दिए। अब ये एसएलआर जो रखा है, स्टेचुरी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का मतलब समझो, लिक्विड का मतलब होता है तरल, और जब इकोनॉमी की बात आती है तो ये जो लिक्विड वर्ड होता है ना, वो किस में यूज होता है, गोल्ड में यूज होता है। गोल्ड बहुत लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब होता है आप किसी पैसों को कितना जल्दी है वो, मतलब कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको कितना जल्दी है वो पैसों में बदल सकते हो। मान लीजिए आपके पास में एक घर है, एक सोने की वॉच मान लो, एक फोन मान लो, ये 3-4 आइटम पड़ी है, एक जमीन मान लो। अब आपको तुरंत पैसों की जरूरत है, 10 मिनट में 20 मिनट में पैसों की जरूरत है, तो क्या सबसे ज्यादा आपको पैसे किससे मिल जाएंगे, जल्दी पैसे किससे मिलेंगे? कि आपको लगता है कि नहीं यार मैं फोन तुरंत बेच सकता हूं या बेच सकती हूं, तो फोन के पैसे मेरे को तुरंत मिल जाएंगे। सोना भी मैं तुरंत बेच सकता हूं, तो सोने के पैसे भी तुरंत मिलेंगे। जमीन के लिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम मिल सकता है, इसके लिए जमीन है वो कम लिक्विड है। जमीन को बेचने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ग्राहक ढूंढना है, उसकी चीजें देखनी है, डॉक्यूमेंट करना है, तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब जमीन है वो कम लिक्विड है, सोना है वो ज्यादा लिक्विड है, फोन है वो ज्यादा लिक्विड है। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी का मतलब होता है जो आरबीआई, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बैंक, आरबीआई, हम एसएलआर की बात कर रहे हैं। एसएलआर में एक वर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि यहाँ पे बैंक वो जो अपने कुछ पैसे हैं वो अलग से रखने हैं, वो किस फॉर्म में रखने हैं, लिक्विड के फॉर्म में रखने हैं। अब लिक्विड फॉर्म क्या होती है, या तो वो गोल्ड के रूप में रख सकती है बैंक अपने पैसों को, गोल्ड के रूप में, यानी कि ये भाई बैंक के पास में 1000 रुपए थे, आरबीआई ने बोला आपको 100 रुपए है वो एसएलआर में रखने हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ में अलग अलग चीजें, एसएलआर 18% है, सीआरआर 3% है, वो रियल अलग अलग चीजें हैं। मैं एग्जांपल देके आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक के पास में 1000 रुपए थे, उसमें आरबीआई ने बोला आपको 100 रुपए है वो एसएलआर में रखने हैं। अब आरबीआई क्या करेगी, इस 100 रुपए का या तो गोल्ड खरीद लेगी और अपने साइड में रख देगी, या क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट होते हैं उसके जो बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उसको रख के साइड में रख सकती है। तो ये कहाँ किस किस रूप में रख सकती है, तो ये बैंक होती है वो एसएलआर को गोल्ड के रूप में रख सकती है, सरकारी कंपनियों के जो बॉन्ड होते हैं उसके रूप में रख सकती है। यानी कि एसएलआर को नकद के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या एसएलआर पर बैंक को कोई फायदा होता है? एसएलआर पर बैंक को फायदा होता है। किस प्रकार का फायदा होता है कि जो एसएलआर है, एक तो गोल्ड को रख लिया, मान लीजिए अभी गोल्ड है वो 80,000 तोलो है, मेरे को नहीं पता कितना है पर 80,000 रुपये किलो, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, ये 80,000 रुपये में 1 किलो गोल्ड मिल रहा है। परंतु अब ये यहाँ पे रख दिया है, धीरे धीरे गोल्ड की रेट बढ़ेगी तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो सकता है। साथ ही साथ में कुछ इस पर ब्याज दर भी मिलता है, कुछ मात्रा में इस पर ब्याज दर भी मिल जाता है, तो ये बेनिफिट देखने को मिलता है। यानी कि जो ये बैंक एसएलआर होता है उस पर बेनिफिट देखने को मिलता है, सीआरआर पे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सीआरआर केस के रूप में रखना होता है, एसएलआर को आप लिक्विड फॉर्म में रख सकते हो। सीआरआर कितना है, 3% है रियल में, और जो एसएलआर कितना है 18% है। ये बात है। अभी एसएलआर को बढ़ा दो तो भी बैंक के पास में पैसे कम होंगे, इससे भी महंगाई को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास में सीआरआर हो गया है, हमारे पास में एसएलआर हो गया है, हमारे पास में रेपो रेट हो गया है, हमारे पास में रिवर्स रेपो रेट हो गया है। ये सारे टर्म हो गए हैं, ये सारी यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से हमने सीआरआर एसएलआर इन सबको समझ लिया। एक टर्म आता है, अब ये कोई रेट नहीं है, ये कोई महंगाई वगैरह कम करने के लिए टूल नहीं है, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी का हमने बात की थी कि तरलता, मतलब मार्केट में पैसे आ रहे हैं या मार्केट से पैसे वो जा रहे हैं, या तो मार्केट यानी कि जो बाजार है उसके पास पैसे आ रहे हैं या बाजार से पैसे वो वापस जा रहे हैं। ये किसके तहत होता है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक है, आप ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अलग अलग खिड़कियाँ बनी हुई है। ये जो अलग अलग खिड़कियाँ है, एक में रेपो रेट है, एक में रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, ये अलग अलग बने हुए हैं। तो इसमें ये जो है ना सारी खिड़कियाँ, इस सारी खिड़कियों को सामूहिक रूप से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहा जाता है। ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है ना, ये कोई टूल नहीं है, ये कोई उपकरण नहीं है। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए गियर है, ब्रेक है, इस पे वो रेस है, तो ये अलग अलग टूल है। परंतु सामूहिक रूप से तो गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी चल रही है वो कोई टूल नहीं है।
परंतु ये जो सारे वो टूल है, तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, ये सारे टूल है, परंतु लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है वो कोई टूल नहीं है। इन सबको सामूहिक रूप से कहा जा रहा है। LAF में सामूहिक रूप है। LAF एक छाता है, एक ये छाता मान लो LAF, उसके अंदर सब कुछ आता है। उसके अंदर ये RR आ गया, रेपो रेट आ गया, ये रिवर्स रेपो रेट आ गया, ये CRR आ गया, ये SLR आ गया। तो ये LAF क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? एक टूल नहीं है, एक शब्द है। ये शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? बाजार में पैसों को भेजने के लिए या बाजार से पैसों को वापस मंगवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। RBI द्वारा बैंकिंग सिस्टम में यानी कि मार्केट में पैसों को भेजने के लिए, मार्केट में पैसों को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें रिवर्स रेपो रेट शामिल होता है, रेपो रेट होता है, स्टैंडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी शामिल होती है, MSF शामिल होता है, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टूल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सिंपल शब्दों में समझ लो, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है यानी कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है उसके बॉन्ड है, इसके माध्यम से पैसों को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कैसे किया करेगी RBI है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जाएगी। उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो RBI बोल देगी मैं बॉन्ड ये बेचना चाहती हूँ। अब बैंक है उस बॉन्ड को खरीदेगी, बदले में RBI को पैसे देगी। इसके बदले में क्या हो सकता है? इसके बदले में बैंकों के जो पैसे होंगे वो RBI के पास में चले जाएंगे। इस प्रकार से ये सारा काम चलता है। तो आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, LAF सारी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक और वर्ड होता है बैंक रेट। अब एक और होता है बैंक रेट। अब बैंक रेट और रेपो रेट में आप है वो कंफ्यूज हो सकते हो। नीचे है रेपो रेट, ऊपर है बैंक रेट। बैंक रेट भी वही रेट होती है जिसके द्वारा बैंक होता है वो RBI से लोन लेती है, और रेपो रेट भी वही रेट है जिस रेट पर बैंक है वो RBI से लोन लेती है। परंतु रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, कुछ समय के लिए। बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। बैंक है वो RBI से लंबे समय के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल लंबे समय के लिए लोन ले रही है, वो बैंक रेट पे लिए जाते हैं। रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं। हाल के टाइम में बैंक रेट का बहुत कम उपयोग किया जाता है, वर्तमान में रेपो रेट का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये पूरा था RBI किन किन साधनों से इसको कंट्रोल करती है, यानी कि महंगाई को कम या ज़्यादा है वो किस तरीके से कर सकती है। तो ये सारे टूल थे। बहुत अच्छा इकोनॉमी का टॉपिक था, 1 घंटा लग गया, परंतु हमारा ये चैप्टर पूरा था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक था, मतलब यही था कि इसको कंप्लीट करना कैसे भी। तो ये हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ शब्द है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, RBI का एक्ट कब बना था? RBI का एक्ट बना था 1934 में, 1934 में बना था। उसके बाद में 2016 में इसका संशोधन होता है। और ये संशोधन हुआ था क्यों? क्योंकि उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश दी कि आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ, उसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें कौन कौन मेंबर होता है? इसमें 3 मेंबर होते हैं। किसकी तरफ से? RBI की तरफ से। 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक RBI के गवर्नर होते हैं, ये जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड होते हैं, मतलब जो हेडमास्टर होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं। MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होते हैं? वो RBI के गवर्नर है। A नाम का व्यक्ति है वो RBI का गवर्नर है। तो ये जो A नाम का व्यक्ति है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी हेड होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं, वो RBI की तरफ से होते हैं। 3 मेंबर है वो RBI की तरफ से होते हैं, और 3 मेंबर है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। 3 मेंबर कौन होते हैं? वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए? 6 मेंबर हो गए, 3 गवर्नमेंट के, 3 RBI के। अब कोई भी फैसला लेना है इसके लिए 4 मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है। कम से कम 4 मेंबर उपस्थित होंगे तभी जाके फैसला लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अभी मैं रेपो रेट बढ़ाना है, कम करना है, इसके लिए कम से कम 4 मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है। जब 4 मेंबर उपस्थित होंगे तभी तो फैसला लिया जाएगा। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये RBI के 3 मेंबर हैं, इनको आने से ही रोक देगी, अपने 3 मेंबर को जाके फैसला कोई भी ले लेगी। परंतु क्या होगा? कम से कम 4 मेंबर उपस्थित होंगे तभी जाके फैसला लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है। बैठक कितनी होती है? बैठक मैंने बोला कि कम से कम 4 बार में होती है, साल में 4 बार बैठक होती है। एक साल में ये 4 बार मिलते हैं। ठीक है, इसके तहत इसकी बैठक होती है। 3 महीने में 1 बार इनकी बैठक होती है। ठीक है, 4 न्यूनतम मेंबर होना हो जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारत में क्विक कॉमर्स। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा मगजमारी वाली बात नहीं, 2 मिनट का काम है। क्या है? क्विक कॉमर्स। क्विक का मतलब क्या होता है? क्विक का मतलब होता है फास्ट,
क्विक का मतलब क्या होता है? फास्ट। कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार। यहाँ पे हम बात करें फास्ट व्यापार की, मतलब क्या है? भारत में जो फास्ट व्यापार का जो भी है ना बिजनेस, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फास्ट व्यापार का जो ट्रेंड है, जो ग्रोथ है, वो बढ़ती जा रही है। फास्ट व्यापार का मतलब क्या होता है? आप जाओ किस पे? जोमेटो, स्विगी, या फिर आप चले जाओ किस पे? ब्लिंकिट। कोई ऑर्डर कर दो, ये ब्लिंकिट आपको 5 से 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है। जेप्टो पर जाओ, ये आपको 5 से 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है। 1 मिनट, कॉल आ गया था, एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो हम क्या बात थे? भारत में क्विक कॉमर्स के बारे में बात कर रहे थे। क्विक कॉमर्स होता है फास्ट व्यापार, यानी कि जेप्टो, स्विगी, ब्लिंकिट जी, ये है ना, ये आपको 5 से 10 मिनट में डिलीवरी दे देते हैं। अब ये 5 से 10 मिनट में डिलीवरी दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं। इनका धीरे धीरे है ना वो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, इनका जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब ये क्यों आया? ये आर्टिकल आया है कि भारत में क्विक कॉमर्स है, इनका जो लगातार ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में था। बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट क्या होता है? लोगों को जल्दी मिल जाता है, मतलब आपको तुरंत ऑर्डर किया, 5 से 10 मिनट में आपको डिलीवरी मिल गई। ताज़ा चीज़ें भी मिल जाएगी, आपको सब्जी चाहिए तुरंत ऑर्डर कर दो। लोगों को क्या रोजगार भी मिल रहा है इसके तहत। नुकसान क्या है? फास्ट डिलीवरी के चक्कर में कई सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, और जो गिग वर्कर होते हैं उनको पैसे भी ढंग के नहीं मिलते हैं, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। तो ये कुछ इसके नुकसान है, कुछ इसके फायदे हैं। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्विक कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। तो फायदे नुकसान तो आप थोड़े वैसे काउंट ही कर लोगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस आर्टिकल में, बस इतना ही सा। फास्ट कॉमर्स या क्विक कॉमर्स इसे कह सकते हैं। क्विक कॉमर्स का मतलब होता है तुरंत डिलीवरी करना, बहुत जल्दी डिलीवरी करना, यही क्विक कॉमर्स का मतलब होता है। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है भारत में गरीबी में गिरावट। हेलो शिव जी, शिवचंद्र, ओके, हेलो हेलो हेलो। ओके, हम बात कर रहे हैं भारत में गरीबी में गिरावट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा भारत में गरीबी में गिरावट। किसकी रिपोर्ट आई है? अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गरीबी में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे कुछ इन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। आंकड़े क्या दिए? इन्होंने कहा था कि 2011 में है भारत में गरीबी कितनी थी? 2011 में भारत में 27% गरीबी थी। अभी कम होकर कितनी हो गई है? अभी कम होकर 6% हो गई है। 2011 में कितने प्रतिशत थी? 5, अभी 5% हो गई। 2011 में 27% थी, कम होकर कितनी हो गई है? 5% हो गई है। किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में गरीबी में गिरावट देखने को मिल रही है। कितने लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए? 26 करोड़ है वो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। हालांकि रियलिटी आपको पता है कि गरीबी रेखा से कैसे ऊपर आए हैं। ये शब्दों में हेरफेर होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ें हमें उसमें नहीं पढ़ना है। हमें बस इतना याद रखना कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट की कुछ तारीफ करनी हो, जब हमें अच्छे आंसर लिखने हो या फिर नंबर चाहिए हो, तो गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ती है। तो तारीफ करने के लिए हमें ये लिखना है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने अच्छा किया, काम किया है। भारत की गरीबी जो 2027 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी? 27% थी, कम होकर कितनी हो गई? 5% हो गई है। ऐसा हम लिख सकते हैं। 26 करोड़ लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ओके, डन, बस यही लिखना है। अब भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कोशिश की गए हैं जिसके माध्यम से गरीबी है वो कम हुई है? भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है? तो कुछ स्कीम है, इसको भी याद रखना। तो गरीबी को कम करने के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई है, मेंस में ये लिख सकते हो आप। तो कौन कौन सी स्कीम है? पहली है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप याद रखना। उसके बाद में उज्ज्वला योजना, इसको आप याद रखना। उसके बाद में जनधन योजना, इसको आप याद रखना, जनधन योजना। उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना। ये जो कुछ स्कीम है, बहुत सारी है, बट आप इतनी याद रख लोगे तो बहुत है। मेंस में 3-4 एग्जांपल देने होते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। इसके तहत भारत सरकार के द्वारा गरीबी को कम करने का प्रयास किए गए हैं। और इन सारी स्कीमों को के इन सारी जो स्कीमें, जो योजना है, इनके द्वारा ही भारत में गरीबी है वो कम हुई है। बस इतना लिख सकते हो, मेंस में बहुत है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। ये आर्टिकल था ना, इनमें इतना ही पॉइंट था। आप बोलोगे इतना सिंपल कैसे था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? खत्म इसलिए था कि इसमें कुछ था नहीं वैसे, क्योंकि मेंस में टॉपिक कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़े लेवल पे आएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, गरीबी है, ये वो है। आपको और सारी चीज़ें कवर करनी होगी, वो ऐसे एक टॉपिक से ही कवर नहीं होगी ना। तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है भारत मध्य एशिया संबंध। इसको थोड़ा ठीक ठाक डिस्कस कर लेते हैं। मध्य एशिया मतलब बात कहाँ की कर रहे हैं? मध्य एशिया मतलब हम बात कर रहे हैं जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, भारत और मध्य एशिया के बीच में एक संवाद हुआ था। ठीक है, ये संवाद कहाँ पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली है ना, वहाँ पर आयोजित किया गया था। कब हुआ था ये 2024 में हुआ था। भारत और
ये जो मध्य एशिया के देश है इनके मध्य एक संवाद आयोजित हुआ था। इस संवाद कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, 2024 में हुआ था। इसमें किन किन मुद्दों पर बात की गई थी? इनमें बात की गई थी आतंकवाद के मुद्दे पे, ठीक है, आतंकवाद के मुद्दे पे बात की है। खनिज जो होते हैं ना, मिनरल्स, उसकी साझेदारी को लेकर इसमें बात की गई है। साथ ही साथ में इसमें शांति, पीस पर बात की गई, लोगों में आपस में शांति होनी चाहिए, आपस में जो देश है उसके मध्य शांति होनी चाहिए। ग्लेशियर जो होते हैं ना, ग्लेशियर ये लगातार पिघलते जा रहे हैं, इस पर बात की गई, इसको जो पिघलने से रोकना है, यानी कि ग्लेशियर के संरक्षण पे बात की गई है। तो भारत मध्य एशिया के बीच में संवाद हुआ है। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसमें किस किस मुद्दों पे बात हुई थी? भारत कहीं पे भी संवाद करेगा तो आतंकवाद के मुद्दे को छेड़ेगा ही छेड़ेगा, साथ ही साथ में मिनरल्स यानी कि खनिज के मुद्दे को छेड़ेगा, फिर शांति है, फिर ग्लेशियर का संरक्षण है, ये मुद्दे एक्स्ट्रा हो गए। ये बात हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से देश है इस संवाद में शामिल थे। तो कौन कौन से देश थे? बात करें देशों की तो सबसे पहले कजाकिस्तान शामिल था। इसके बाद में किर्गिस्तान शामिल था। इसके बाद में ताजिकिस्तान ये देश शामिल था। इसके बाद में तुर्कमेनिस्तान शामिल था। उसके बाद में उज्बेकिस्तान, ये देश शामिल था। हैंड राइटिंग नहीं बट समझ लेना, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये देश इसमें शामिल थे। मध्य एशिया भारत के बीच में जो संवाद हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल है ये वैसे भी याद नहीं रखो, एटलीस्ट इन देशों के नाम याद रखना, क्योंकि कहीं और काम आ जाएंगे। ज्योग्राफी में जब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान है कहाँ, किर्गिस्तान कहाँ है, ताजिकिस्तान कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान कहाँ है, उज्बेकिस्तान कहाँ है, ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए कि ऐसे भी देश है दुनिया में, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बात करें अगर भारत और मध्य एशिया के संबंधों के बारे में, जो मध्य एशिया के देश हैं उसके और भारत के संबंध कैसे हैं, इसके बारे में पॉइंट वाइज अगर डिस्कस करें मेंस में लिखने के लिए, तो एक तो ऐतिहासिक संबंध है, ऐसे आप मेंस में लिख भी सकते हो, इसी प्रकार से लिख सकते हो कि भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों पर कुछ चर्चा करनी हो तो सबसे पहले ऐतिहासिक संबंध पहला पॉइंट हो गया। ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो 3rd सेंचुरी में, तीसरी सेंचुरी में भारत और ये मध्य एशिया के बीच में सिल्क रूट था, जो चाइना से आता था, भारत भी इसके थ्रू व्यापार करता था। तो ऐतिहासिक संबंध था कि भारत है वो सिल्क रूट के माध्यम से मध्य एशिया के साथ में व्यापार करता था, तो एक ऐतिहासिक संबंध हो गया। इसके बाद में क्या हुआ था, हमारी एक पॉलिसी है एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी। एक्सटेंडेड नेबरहुड की पॉलिसी क्या है, मतलब जो हमारे पड़ोस में नहीं है, थोड़े दूर में जो पड़ोसी है उसकी वैसी पॉलिसी बनाई गई है, इसके तहत हम उनके साथ में अच्छे से व्यापार करते हैं, अच्छे से कोऑपरेशन करते हैं। तो ऐतिहासिक संबंध है, 3rd सेंचुरी से हमारे संबंध चले आ रहे हैं, सिल्क रूट के साथ में हम इनके साथ व्यापार करते थे, हमने इनको दर्जा दिया है, एक्सटेंडेड नेबरहुड का दर्जा भी दिया गया है। तो ये तो ऐतिहासिक संबंध हो गए। उसके बाद में बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का संबंध। कनेक्टिविटी, ये इस प्रकार से मेंस का उत्तर दे सकते हो आप जब पढ़ोगे, मेंस का क्वेश्चन भी आपके लिए, आप इसका आंसर भी जरूर लिखने की कोशिश करना कि भारत और मध्य एशिया के संबंधों को दर्शाओ, तो वहां पर ये सारे पॉइंट आपको लिख के बताना है। लिखो जरूर, लिखने से समझ आएगा, लिखो जितना हो सके इतना ज़्यादा लिखो, प्रैक्टिस करते रहो, साथ में हैंड राइटिंग बेहतर होगी, स्पीड बढ़ेगी, तरीका बढ़ेगा, तो लिखने पर ध्यान दो। तो दूसरा पॉइंट हमारा पहला है ऐतिहासिक संबंध, भारत और मध्य एशियाई के देशों के मध्य ऐतिहासिक संबंध है। उसके बाद में कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग, कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें क्या होगा, इसमें भारत है वो ईरान से होता हुआ, भारत ईरान से होता हुआ रसिया से जुड़ेगा, यहाँ मुंबई से जाएगा, ईरान से होते हुए रसिया को जुड़ेगा, बीच में ये सारे देश आ जाएंगे। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, इसमें भारत है वो दूसरे देशों से जुड़ेगा, मोस्ट ऑफ जो कौन से मध्य एशिया के देश है, रूस है, इनसे जुड़ेगा, यहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। तो ठीक है, ये कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ में भारत है वो चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, ईरान में। भारत ईरान में चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, इसके माध्यम से भारत है वो मध्य एशियाई देशों के साथ में संबंध बेहतर कर सकता है। तो ये कनेक्टिविटी का एंगल है, इस पर भी आप लिख सकते हो। फिर बात करें ऊर्जा सुरक्षा की, ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी की, तो भारत किस प्रकार से मध्य एशियाई देशों के साथ में मिलकर एनर्जी सिक्योरिटी है उसे प्राप्त कर सकता है, ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो जो मध्य एशियाई के देशों के हैं ना, यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो नेचुरल गैस होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो भारत एक प्रोजेक्ट बना रहा है तापी, ये जो तापी प्रोजेक्ट है ना, इसके तहत मध्य एशियाई देशों से
जो गैस है, गैस की पाइपलाइन है, वो भारत में ले आएगा। मध्य एशियाई देशों से गैस की जो पाइपलाइन है वो भारत में लाने के लिए भारत एक प्रयास कर रहा है, एक कोशिश कर रहा है। तो इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा है वो भी बेहतर हो जाएगी। तो क्या क्या है, ऐतिहासिक संबंध है जो 3rd सेंचुरी से चले आ रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा में क्या क्या है, तापी गैस की जो पाइपलाइन है उसे डेवलप करने का भारत प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ में कजाकिस्तान जैसे देश है उसमें यूरेनियम के भंडार है, भारत उसके साथ में व्यापार कर रहा है और यूरेनियम को इंपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो ऊर्जा सुरक्षा में, ठीक है। एनर्जी सुरक्षित जो सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें आप ये चीज़ लिख सकते हो। फिर बात करते हैं रक्षा की, यानी कि रक्षा या सुरक्षा की। रक्षा की बात करें, ये अलग अलग डायमेंशन है, ये अलग अलग डायमेंशन है। मेंस में जब लिखना हो कि भारत और मध्य एशिया के संबंधों के डायमेंशन, तो वहां पे ये आप डायमेंशन लिख सकते हो। किसी भी देश के साथ में लिखना हो तो वहां पे ऐतिहासिक संबंधों के बारे में लिखना है, कनेक्टिविटी के बारे में लिखना है, ऊर्जा सुरक्षा के बारे में लिखना है, डिफेंस के बारे में लिखना है। ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो रक्षा के बारे में बात करें तो कौन कौन से अभ्यास होते हैं, मध्य एशियाई जो देश है उनके साथ में भारत के कौन कौन सी एक्सरसाइज होते हैं, इनकी आर्मी, इनकी नेवी, इनके एयरफोर्स मिलके भारत के साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज है खंजर। ये एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य। एक है कालिंद, ये किस किस के मध्य होती है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। तो सुरक्षा की बात करें, इनके साथ में रक्षा के लिए डिफेंस सेक्टर में भी कॉर्पोरेशन होता है। कुछ आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, कुछ आपको युद्ध अभ्यास भी देखने को मिल जाते हैं। किन किन देशों के मध्य देखने को मिलता है, भारत का किर्गिस्तान के साथ भी है, भारत का कजाकिस्तान के साथ में भी युद्ध अभ्यास देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया रक्षा सहयोग। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो ये पूरा था भारत मध्य एशियाई संबंधों के अलग अलग डायमेंशन थे जिसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। ये डायमेंशन हमें पता होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। प्रीलिम के लिए काम का है, प्रीलिम के लिए काम का है, मेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, कहीं एग्जाम्पल के रूप में यूज करना हो तो कर सकते हो। क्या चीज है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा है क्या। नेवा क्या है, अभी न्यूज में इस वजह से है कि जो पुडुचेरी है ना, जो हमारी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, वहां पर नेवा को लॉन्च किया गया है। हमारी एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, वहां पर नेवा को लॉन्च किया गया, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इससे पहले मेघालय में भी लॉन्च किया जा चुका है। बात करें नेवा की तो सबसे पहले ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री की बात करते हैं, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें मिनिस्ट्री आता है संसदीय कार्य मंत्रालय। ये सारे रटने वाले पॉइंट है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रालय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेवा कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो नेवा आता है वो संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसके अंतर्गत आता है। तो नेवा किसके अंतर्गत आता है, पार्लियामेंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके अंतर्गत आता है। पॉइंट याद रहेगा कि नेवा है वो कौन सी मंत्रालय के तहत आता है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नेवा है वो आता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, क्यों नेवा को बनाया गया है। तो नेवा को बनाया गया है राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो स्टेट होते हैं, उसमें एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर लाना। राज्य है, स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक डिजिटल स्टेज पे लाना है कि ये जो लोग हैं, राज्य के लोग हैं, राज्य की जो गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, सारे लोग मिलके, सारे जो भी है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के तहत कार्य करें, डिजिटली रूप से कार्य करें। अब इसमें क्या काम किया जा सकता है, इसके अंतर्गत वन नेशन वन एप्लीकेशन का सपना है उसे साकार किया जा सकता है। पूरा देश हो, पूरा देश वन नेशन वन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन है जिसके तहत पूरा देश है वो कार्य करे, तो ये इस पे फोकस करेगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो इसका फीचर है, ये पेपरलेस काम करेगा। पेपरलेस मतलब जितने भी बिल बनेंगे, ठीक है, जितने भी जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो सारे हैं वो डिजिटल रूप से होंगे, पेपर पर यानी कागज पर नहीं लिखे जाएंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो पेपरलेस बनाना है कि पेपर पे कम फोकस करो, स्मार्ट तरीके से काम करो, सारा है वो डिजिटल रूप से रखो ताकि डेटा सुरक्षित रहेगा, फास्ट काम किया जाएगा। ये सारे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये आती है संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। क्या इसका उद्देश्य है, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को डिजिटल रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इसके अंतर्गत पेपरलेस काम करना, जितने बिल वगैरह बनाए जाएंगे वो डिजिटल रूप से बनाया जाओ, पेपर का उपयोग जितना हो सके इतना कम किया जाने का टारगेट है। तो ये पूरा आर्टिकल था नेवा के बारे में।
बहुत सिंपल आर्टिकल था, कुछ भी ऐसी लॉजिक साइंस इसमें रॉकेट साइंस वगैरह नहीं थी। नेक्स्ट आर्टिकल है उम्मीद पोर्टल के बारे में। क्या है उम्मीद पोर्टल? उम्मीद पोर्टल का है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ, जो अल्पसंख्यक होती है ना, अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या कम हो, लाइक जो भी माइनॉरिटीज़ होती है, जैसे कि मुस्लिम है वो माइनॉरिटीज़ है, सिख है वो माइनॉरिटीज़ है, उनको कहा जाता है अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों का एक मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल का नाम क्या है? उम्मीद पोर्टल। अब ये पोर्टल करेगा क्या? ये पोर्टल काम करेगा वक्फ संपत्तियाँ होती हैं, वक्फ संपत्तियों को ये निगरानी करेगा। अभी वक्फ क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो किसी धार्मिक समुदाय है, किसी धार्मिक को बॉडी है, मतलब मुस्लिम जो है उनके जो एक्ट होता है, मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके द्वारा एक संपत्ति को निगरानी रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। उसके द्वारा संपत्ति को मैनेज किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को डोनेट कर सकता है और वक्फ है बोर्ड है उसे मैनेज करेगा। तो अभी उम्मीद पोर्टल है, ये जो वक्फ की संपत्ति होती है, मैं ये प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ, वक्फ, ठीक है, आप समझ लेना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो वक्फ की संपत्तियाँ होती है, इसका डिजिटल रूप से मॉनिटरिंग करेगी कि इसके पास कितनी संपत्ति है, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी संपत्ति है, इसको किस प्रकार से मॉनिटरिंग करना है, तो रियल टाइम में डेटा दिया जाएगा। तो आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि उम्मीद पोर्टल किससे संबंधित है, तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उसे मैनेज करने के लिए ये उम्मीद पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो अल्पसंख्यक जो मिनिस्ट्री उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके लिए कानून भी बनाया गया, उम्मीद एक्ट 1995 का एक कानून है, उसके तहत इसे बनाया गया है। ये ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, उसको ये मैनेज करने का काम करेगी। तो ये था उम्मीद पोर्टल। नेक्स्ट है ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फॉर्म। अभी क्या हुआ है, ब्राजील एक देश है, उसकी कैपिटल ब्राजीलिया, वहां पर 11वां इसका जो ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स की एक पार्लियामेंट बनी हुई है। जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है, इसी प्रकार से ब्रिक्स है उसकी भी एक पार्लियामेंट है। तो इनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ है। कौन सा सम्मेलन है? ये 11वां सत्र है, इनका सम्मेलन आयोजित होता है, उसका ये 11वां सत्र है। 10 बार पहले हो चुका था, 11वां ये था। तो ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसका जो 11वां सत्र है वो आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है ब्राजील की एक सिटी है, ब्राजील की एक सिटी है, कैपिटल है जिसका नाम है ब्राजीलिया। तो ब्राजीलिया में ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म का सत्र आयोजित हुआ है। कौन सा सत्र है ये 11वां सत्र है, आयोजित हुआ है। ठीक है, 12वां कहाँ होगा? 12वां है वो भारत में होगा। बात करें ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 में की गई थी। 2015 में रूस में इसका पहला सत्र आयोजित हुआ था। इसका जो पहला सत्र आयोजित हुआ था वो रसिया में हुआ था। ये क्या करती है? ये ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, भारत है, चाइना है, ठीक है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, इन देशों के मध्य जो ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है वो सहयोग को बढ़ाती है, कोऑपरेशन को बढ़ाती है, बीच में संवाद करती है। ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये जितने भी ब्रिक्स के देश हैं इनके देशों के मध्य आपस में सहयोग बढ़ाती है, आपस में वार्तालाप को बढ़ाती है, संवाद को बढ़ाने का काम है वो ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में था। बात करें ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स की पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात कर ली, अब ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की जो स्थापना है या इसका जो शब्द सबसे पहले दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले जो बताया गया था वो 2001 में बताया गया था। क्या बताया गया था 2001 में? 2001 में बात की गई थी कि एक जिम ओनली नाम के एक व्यक्ति थे, जिम ओनली नाम के, इन्होंने कहा था कि भारत, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, ये जो 4 देश है, यहाँ पे बी का मतलब ब्राज़ील, आर का रसिया, आई का इंडिया, सी का चाइना, तो ये जो 4 देश, साउथ अफ्रीका को साइड में कर दो अभी के लिए, ये 4 देश है वो ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि लगातार बढ़ती हुई इकोनॉमी। आने वाले समय में ये जो 4 देश है वो राज करेंगे, यानी कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो इन चारों देशों को मिलाकर ये जो 2001 में कौन थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था जिम ओनली। इन्होंने ब्रिक नाम दिया, इन्होंने ब्रिक दिया था, ब्रिक्स नहीं दिया था, स्टार्टिंग में इसे ब्रिक कहा गया था। तो इन्होंने 2001 में इसका नाम ब्रिक कहा। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। किसकी हुई? 2008 में ब्रिक्स की स्थापना हुई। क्या हुई? 2008 में ब्रिक्स की, जिसमें सी नहीं था, उसमें एस नहीं था। 2008 में क्या हुआ? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे क्या कहा गया? ब्रिक कहा गया। जिसे क्या कहा गया? ब्रिक कहा गया। परंतु 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। फिर क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले
2001 में इसका नाम दिया गया। उसके बाद में 2008 में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया गया जिसे क्या कहा गया, ब्रिक कहा गया, जिसे क्या कहा गया, ब्रिक का। ठीक है, बाद में 2010 में इसमें किसे ऐड किया गया, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया, इसलिए इसे ब्रिक्स कहा गया। 2008 तक ब्रिक था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया, तो इसमें क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स में कौन कौन से हैं, ब्राजील है, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश बन गए। पहले 4 देश थे 2008 में, 2010 में 5 देश हो गए। कौन कौन से 5 देश, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। वर्तमान में कितने देश है, वर्तमान में बहुत सारे देश है। कौन कौन से, ब्राजील है, ठीक है, रसिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। फिर इसमें मिस्र यानी कि इजिप्ट, उसको भी शामिल कर लिया गया है, इथियोपिया को भी शामिल कर लिया गया है, ईरान को भी शामिल कर लिया गया है, जो इंडोनेशिया उसको भी शामिल कर दिया गया, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसको भी शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में बहुत सारे देश हैं, उनको भी शामिल कर दिया गया है। पहले 4 थे, 2005 में 5 हो गए, 2010 में 5 हो गए, धीरे धीरे इसमें संख्या है वो बढ़ती जा रही है, परंतु अब जो नाम है वो ब्रिक्स ही है। ठीक है, ये सारी है, और जो ब्रिक्स कंट्री है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, आने वाले टाइम में ये राज कर सकती है। ठीक है, ये हो गया ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो G7 ग्रुप के बारे में। अब ये G7 ग्रुप क्या है, ये आर्टिकल था हमारा G7 ग्रुप के बारे में। G7 है मतलब 7 जो देश है उनका एक ग्रुप है, 7 देशों का एक समूह है। 7 देश में कौन कौन से देश हैं, 7 देशों में USA है, कनाडा है 2, तीसरा कौन सा है, फ्रांस है 3, चौथा कौन सा है, जर्मनी है 4, पांचवा कौन सा, इटली है 5, छठा कौन सा, जापान है 6। कौन कौन से, USA, कनाडा 2, ये फ्रांस 3, जर्मनी 4, इटली 5, जापान 6, यूके प्लस EU, ये 7। तो ये 7 देशों का एक समूह है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और यूके भी शामिल है। ये जो 7 देशों के समूह हैं, इन्होंने मिलकर एक समूह बनाया जिसे G7 कहा जाता है। ये जो G7 है ये डेवलप नेशन है, यानी कि डेवलप देशों का एक समूह है, डेवलप नेशन का एक समूह है जिसे G7 कहा जा रहा है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को कनाडा के द्वारा अभी G7 की समूह जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। सर की चेग का पढ़ाता है, सर समझ नहीं आया आप क्या पूछ रहे हो। 7 देशों का एक समूह है, ठीक है। अभी इसके जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है, कनाडा में आयोजित हो रही है। तो कनाडा के द्वारा भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनको इनवाइट किया गया, इस वजह से ये चर्चा में है। G7 में कितने देश है, 7 देश है। इसमें रसिया भी था, रसिया को ऐड किया गया था। इसमें कब ऐड किया था, रसिया को ऐड किया गया था 1998, 1998 में रसिया को ऐड किया गया था। परंतु 2014 में रसिया ने यूक्रेन का एक जगह है क्रीमिया, उसको हड़प लिया। इसके लिए 2014 में इसलिए रसिया को हटा दिया गया। पहले G7 थे, ये 1998 में G8 बने जिसमें रसिया भी ऐड कर दिया गया। परंतु 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, इसलिए रसिया को G7 से हटा दिया। जो G8 था इसमें से रसिया को हटा दिया, फिर से ये G7 बन गए, फिर से ये G7 बन गए। तो G7 में 7 देश है, रसिया था, रसिया को हटा दिया। अब कितने, 7 देश है। परंतु कुछ देश जैसे कि भारत, चाइना, इनको सबको भी इन्वाइट किया जाता है। करंट अफेयर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर के बारे में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। UPSC PCS के लिए करंट अफेयर अभी डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कितने देश हैं, 7 देश है। ये 7 डेवलप देशों का एक समूह है। तो G7 के 7 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 देशों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 7 देश हैं ये मिलकर भारत पूरे वर्ल्ड की 40% जो GDP है उस पर कंट्रोल करते हैं। 40% वर्ल्ड की GDP है इन 7 देशों के पास में है, ठीक है। तो ये G7 के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। SSC GD में भी काम होगा क्या, सर कुछ चीज़ें तो काम आ सकती है, करंट अफेयर की चीज़ें कुछ चीज़ें तो काम आ ही सकती है, ज़्यादा तो नहीं बट कुछ चीज़ें तो काम आ सकती है। जैसे ये करंट अफेयर है, चेनाब रिवर पर एक पुल बनाया गया इसके बारे में, तो ये करंट अफेयर कहीं पे भी काम आ सकता है। चेनाब रिवर है, उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, चेनाब रिवर पर। किस पर बनाया गया है, चेनाब रिवर पर बनाया गया है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पर है, तो वो चेनाब रिवर पर है, भारत में है। यहाँ पर बात क्लियर होगी। बात करें चेनाब रिवर की, तो चेनाब रिवर है उसका उद्गम कहाँ से होता है। चेनाब रिवर जो हिमाचल प्रदेश से होती हुई आती है,
पंजाब से होती हुई किस में मिल जाती है, इंडस रिवर में मिल जाती है। तो चिनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, चिनाब रिवर का जो ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे तांडी कहा जाता है, तांडी नाम की एक जगह जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है यानी कि उदय होता है। फिर उसमें दो नदियाँ मिलकर बनती है, एक होती है चंद्रा, एक होती है भागा। ये दोनों के मिलकर बनती है, क्या बनती है, चंद्रा और भागा मिलके चिनाब रिवर बनती है। इसका पहले नाम क्या होता है, चंद्रा और भागा, ये दोनों मिलके बाद में मिलती है, क्या बनती है, चेनाब रिवर बनती है। तो चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, दो नदियों से होता है। कौन कौन सी, चंद्रा और भागा, इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में कहाँ जाती है, ये सिंधु में यानी कि इंडस में जाके मिल जाती है। इंडस की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस पे एक ब्रिज बनाया जाए जिसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। बहुत ऊंचाई पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में समझ में आ गया। चिनाब रिवर है, उस पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, और चिनाब रिवर के बारे में बात की और इसकी ऊंचाई कितनी है, 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। क्लियर हो गया, इसके बारे में समझ में आ गया। इसके साथ साथ में एक अंजी रिवर है। यहाँ पे एक कौन सी रिवर है, अंजी, मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक और रिवर है अंजी रिवर, इस पे भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि अंजी रिवर पर भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है। मोस्ट वेलकम चंदन जी। अंजी रिवर पर भी एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो अंजी रिवर, चिनाब रिवर, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जाए, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो किसके बारे में, वो है कि पांडे काल की एक शिलालेख मिली है। नेक्स्ट अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं, एक अमीबा के बारे में। अब अमीबा के बारे में चर्चा में क्यों है, क्योंकि केरल की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अमीबा पर कुछ खोज की गई है, जिसमें क्या हुआ कि एक मोलिकुलर टेस्ट किया गया है। अब इस टेस्ट के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि अमीबा है उसकी पहचान की जा सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसके माध्यम से अमीबा की पहचान की जा सकती है। किसने की है, केरल की एक यूनिवर्सिटी में की है। बात करें अमीबा के बारे में, तो अमीबा कहाँ पर पाया जाता है, ये मीठे पानी में भी पाया जा सकता है, खारे पानी में भी पाया जा सकता है। अमीबा मीठे पानी में भी पाया जा सकता है, खारे पानी में भी पाया जा सकता है। पहली बात याद रहेगी। उसके बाद में बात करें अमीबा का प्रजनन कैसे होता है, ये जनन कैसे करता है। तो इसके प्रजनन के बारे में बात करें तो गैर लैंगिक तरीके होते हैं। गैर लैंगिक मतलब जो इंसान करते हैं, जो जानवर करते हैं, इस प्रकार से नहीं करते, ये अलग प्रकार की तकनीकों को अपनाते हैं। तो गैर लैंगिक तकनीकी के माध्यम से ये प्रजनन करते हैं अमीबा के बारे में। फिर बात करें कि अमीबा होते हैं ये एक कोशिकीय यानी कि सिंगल सेल्ड जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, सिंगल सेल्यूलर जीव होते हैं। और कौन से ये वर्ग में आते हैं, तो ये यूकोरियोट जीव होते हैं, ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। यूकोरियोटिक जीव होते हैं और प्रोटोजोआ से संबंधित है। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आकार भी इनका निश्चित नहीं होता है। तो ये आर्टिकल था हमारा अमीबा के बारे में, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पांडे काल की शिलालेख से संबंधित है। पांड्यन, कब था पांडे काल, कहाँ पर था, साउथ में था। पांड्य जो काल था, चेर चोल पांडे, तो उसमें से पांडे काल के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि अभी तमिलनाडु से जो प्राचीन शिव मंदिर है वहां पर शिलालेख मिली है। एक प्राचीन शिव मंदिर है, कहां पर है ये तमिलनाडु में, वहां पर शिलालेख मिली है। हाँ, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। पांडे काल की शिलालेख मिली है, कहां से मिली है ये तमिलनाडु से मिली है। ठीक है, कहां से मिली है, तमिलनाडु से। जो प्राचीन शिव मंदिर था वहां से एक शिलालेख मिली है। बात करें पांडे की, जो पांडे काल का जो टेम्परेचर था, पांडे काल की जो टेम्पल थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो टेम्पल मिला है इसका निर्माण किसने किया है, ये जो पांडे राज्य था इसका जो टेम्पल है इसका निर्माण किसने करवाया था, वो कब करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो 1217 में और 1218 के बीच में करवाया गया था। 1217 से 1218 के बीच में किया गया था। किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। कौन से राज्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो जो निर्माण किया गया था वो मरवर्मन सुंदर के द्वारा, मरवर्मन सुंदर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा का नाम क्या था, मरवर्मन सुंदर, पांडे के राजा थे। पांडे जो वंश था उसके राजा थे मरवर्मन सुंदर। 1217 से 1218 के बीच में ये जो भगवान शिव का मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, भगवान शिव का जो मंदिर है इसके अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। साथ ही साथ में ये जो राजा थे, पांडे काल के जो राजा थे, ये अलग अलग उपाधियां भी धारण करते थे। पांडे काल के जो राजा थे ये अपने नाम के पीछे अलग अलग उपाधियां भी धारण करते थे, जैसे कि कलयुग रामम, कलियुग रामम, कलियुग
रामम, अपने आप को कलयुग राम कहते, कलयुग के राम है हम, तो कलयुग रामम की उपाधि धारण करते थे। ये आदि पांड्यम की उपाधि भी धारण करते थे कि हम बहुत प्राचीन पांड्य है, तो आदि पांड्यम की उपाधि भी धारण करते थे। सोनागुट्टाम, सोनागुट्टाम का मतलब होता है कि हमने पूरे पांड्य जो ये राज है उस पर हमने राज किया है, तो सोनागुट्टाम की भी उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम है तेत्री नस्वरम, तेत्री नस्वरम मंदिर का नाम है। तो ये पांड्य काल की एक शिलालेख मिली है। कहाँ से मिली है? तमिलनाडु से, जो पांड्य काल के द्वारा बनाई गई थी 1200 सदी में, यानी कि 1212 से 1217 के बीच में बनाई गई थी। मरवर्मन जो किंग थे, मरवर्मन सुंदर, इनके द्वारा बनाया गया था। इनको अलग अलग उपाधि भी धारण की गई थी। तो ये पूरा आर्टिकल था पांड्य काल के शिलालेख के बारे में। तो आज के डिस्कशन में हमारा इतना ही था। आज हमने सारे आर्टिकल को डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया है। जो इकोनॉमी का जो आर्टिकल था उसमें ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।